सभी मित्रों का सादर वंदन, सबको प्रणाम, नमस्कार। और जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अब एक गहन मुद्दा है भारत में, तो ये बहुत बड़ा गहन मुद्दा ही है और कितने समय तक रहेगा वो भी नहीं कह सकते। वो है आरक्षण। उस मुद्दे पर मैंने कहा कुछ चर्चा कर ली जाए। जो मेरे विचार है मैं आप लोगों के सामने साझा करूं और उसी व्यक्तित्व के साथ कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाऊं, लेकिन विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करता हूं। तो मेरा अधिकार है, मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं और आप सभी अपने विचार प्रकट करें। और यही चाहता हूं कि बिल्कुल अच्छे तर्कों के साथ अपने विचार प्रकट करें। आपके सबके तर्कों का, आपकी सबकी राय का मैं स्वागत करूँगा। और इससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए मेरे प्रति, मैं किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा से प्रभावित नहीं हूँ। न मैं बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हूँ, न मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हूँ। क्योंकि बीच में जब मैंने पहले भी कई वीडियो डाले हैं तो उनके ऊपर भी काफ़ी चर्चा होती है। कई लोग अच्छे तरीके से तर्क भी देते हैं और कईयों के तर्क दमदार भी होते हैं और कई कुतर्क करने के लिए भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ मेरे मित्र बंधु हैं जिन्होंने तो यही लिखा कि भारत में केवल दो तरह के लोग हैं, या तो अंधभक्त है या चमचे हैं। अंधभक्त मतलब बीजेपी के समर्थित और चमचे मतलब कांग्रेस से समर्थित। ऐसा नहीं है। भारत में इन दोनों के अलावा एक प्रजाति और भी है, जो है विवेकशील प्रजाति, जो सोचती है सही क्या है गलत क्या है। वो ऐसे नहीं है कि गलत है तो भी गलत के पक्ष में इसलिए खड़ी है क्योंकि हमारी तो विचारधारा कहती है। वो ऐसी प्रजाति नहीं है, तो ऐसी प्रजाति भी है, ठीक है। और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस प्रजाति से बिलोंग करता हूँ। और सबसे बड़ी बात चारण हूँ मैं, ठीक है ना। सोचने की भगवान ने क्षमता दी है, आदिकाल से सोचते आए हैं, तो फिर कम से कम सच के साथ तो पहले भी खड़े थे और आज भी सच के साथ खड़े रहेंगे। और फेसबुक पर वर्तमान में एक विवेक शून्य अंधी दौड़ चल रही है। उस अंधी दौड़ से आज से वही विचारधारा वाली दौड़, ठीक है ना। उसमें मैंने देखा है लोग, जैसे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी है, तो वर्तमान सरकार की कई नीतियां हैं जो बहुत अच्छी है, जिनसे मैं सहमत हूं, जो राष्ट्र के हित में है। लोग उन नीतियों का भी विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उनका काम ही केवल विरोध करना है। विरोध करने के लिए विरोध मत करिए। अभी भी कह रहा हूं, विरोध करने के लिए विरोध मत करिए। जो गलत है उसका विरोध करिए। और सरकार की कई नीतियां ऐसी भी है जिनसे हम सहमत नहीं है, हमें उनका विरोध करना चाहिए, हमें उसके ऊपर अपनी राय प्रकट करनी चाहिए, ठीक है। और एक आप सबसे बहुत करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही आप निष्कर्ष पर पहुंचे। क्योंकि वीडियो पूरा देखे बिना आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। आधा अधूरा देखकर फिर अपना आप में बह रही अविरल ज्ञान गंगा को आप मेरे के ऊपर पेलने का प्रयास करेंगे तो उसका मतलब कुछ रहेगा नहीं। पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको लगेगा हाँ यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मेरी राय सही नहीं, आप मेरे को राय दीजिए, सलाह दीजिए। आपकी राय का, आपके विचारों का स्वागत रहेगा। क्योंकि जिस तरह मैं विचार प्रकट कर रहा हूँ, आप भी अपने विचार प्रकट करिए और मुझे अवगत कराइए, ठीक है। और यही सब कहने के साथ में आज के जो मुद्दा है आरक्षण का, ठीक है, उसका प्रारंभ करता हूँ। और जहाँ तक मैं सोच पाया हूँ, जहाँ तक मुझे इसके बारे में नॉलेज है, मैं आप सबके सामने उसको साझा करने का प्रयास करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो अपन भारत में समझते हैं कि आरक्षण है क्या, उसका इतिहास क्या है आरक्षण का। तो हमारे संविधान, जो हमारा सुप्रीम लॉ है, जिसे संविधान है हमारा, उस संविधान के अनुच्छेद है 15 और 16। ये दोनों अनुच्छेद मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार हमारे संविधान ने हमको दी है और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और ये हमारे संविधान का बहुत सबसे बेहतरीन पहलू है, क्योंकि जिसने हमें मूल अधिकार देकर सरकार को तानाशाही होने से रोका है कई हद तक। तो उन मूल अधिकारों के अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 से हमें जो आरक्षण मिला हुआ है भारत में, वो आरक्षण उनसे संबंधित है। और उस आरक्षण का आधार है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन। इसमें कहीं भी आर्थिक रूप से पिछड़ापन का उल्लेख नहीं है,
ठीक है, क्योंकि उसका भी एक कारण था। उस समय की परिस्थिति अलग थी, वर्तमान की परिस्थिति अलग है। उस समय की परिस्थिति में सामाजिक अलगाव बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, जातिवाद बहुत गहरे रूप से हावी था, ठीक है ना, तो वो भी बात मैं आपके सामने करूँगा। अब हम अगर इतिहास को देखें कि संविधान भारत में आरक्षण का इतिहास किस तरह से रहा, तो सबसे पहले 1882 में अंग्रेजों ने एक हंटर आयोग बनाया था जो शिक्षा से और इन काफ़ी चीज़ों से संबंधित था। इस आयोग ने सर्वप्रथम आरक्षण के लिए विचार दिए थे और उसी समय ज्योतिबा फुले एक बड़े विद्वान हुए हैं, एक समाज सुधारक हुए हैं। उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की थी कि भाई जो पिछड़े हैं उनको आप आगे बढ़ाने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। उसके बाद 1901-2 में कई रियासतों ने, जहाँ के राजा महाराजाओं ने, रियासतों के राजा महाराजाओं ने भी अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में रहने वाली प्रजा में से जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग थे, उनको आगे लाने के लिए कुछ आंशिक रूप से त्रावणकोर है और कोल्हापुर है आदि के रियासतों ने भी आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की थी। फिर 1909 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में और 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक स्पेशल कानून लाया गया जिसके तहत वंचितों को और पिछड़ों को अच्छे रूप से आरक्षण दिया गया। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है जिसके ऊपर हमारा काफ़ी हद तक संविधान भी टिका हुआ है, और उस अधिनियम में भी आरक्षण का प्रावधान था। और ये तो लगभग आप देख लीजिए संविधान से, मतलब संविधान निर्माण से पहले की बात है, हमारे इतिहास के लेवल की, भाई इतिहास में इस तरह से आरक्षण की परिपाटी आगे की तरफ बढ़ी। और उसके बाद भीमराव अंबेडकर ने भी पुरजोर समर्थन के साथ आरक्षण की और गरीबों और वंचितों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इसकी मांग रखी। और संविधान बनने के बाद जब आया कि भाई अब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आप जातियों का सर्वे कीजिए, पता लगाइए कि किन जातियाँ, कौन सी जातियाँ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है जिन्हें आगे लाने के लिए हम कुछ प्रावधान कर सकें। तो सर्वप्रथम 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने फिर बाद में अपनी सिफारिशें दी और उन सिफारिशों के आधार पर अनुसूचित जाति मतलब SC शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति मतलब ST शेड्यूल टेरिटरी, इनको सूचीबद्ध किया गया और इन्हें आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। उस समय OBC की भी सिफारिश की थी कालेकर आयोग ने, लेकिन उसे अस्वीकार किया गया। फिर 1979 में मंडल आयोग बना और मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर बाद में OBC को भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। तो वर्तमान में भारत में आरक्षण का जो सिस्टम है वो है, OBC को 27% आरक्षण है और अनुसूचित जाति को 15% है और अनुसूचित जनजाति को वो है 7.5%। इसके अलावा वर्तमान सरकार ने 10% आरक्षण अगड़ी जातियां, जो अनारक्षित वर्ग की जातियां हैं, उन जातियों में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। तो ये हमारे आरक्षण का एक संक्षिप्त इतिहास था जिसके बारे में मुझे लगा मैं पहले आप लोगों को जानकारी दे दूँ। और अब इस आरक्षण में शेष कौन सी जातियाँ जिन्हें आरक्षण नहीं मिला, तो इन सब के अलावा जो जातियाँ रह जाती है उन्हें अनारक्षित वर्ग में रखा गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा OBC वर्ग के जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर मतलब OBC वर्ग में एक पैमाना तय किया गया, इसके ऊपर आय है, इसके ऊपर जो भी सिस्टम है वो क्रीमी लेयर वर्ग में माना जाएगा, तो उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो भी जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। ये हमारे आरक्षण की व्यवस्था है भारत में। और इसके अलावा राजस्थान में देखें तो राजस्थान में OBC वर्ग को 21% आरक्षण है, अनुसूचित जाति SC को 16%, अनुसूचित जनजाति मतलब ST को 12% है और MBC एक अलग से वर्ग है जो गुर्जर वगैरह इन जातियों को शामिल किया गया है उसमें, उनको 5% आरक्षण है। ये आरक्षण की व्यवस्था है राजस्थान में। अब हम देखते हैं कि भाई क्या आरक्षण केवल भारत में ही है, क्योंकि कई बार हम जब फेसबुक पर और ऐसी सोशल मीडिया पर जब आपस में वार्तालाप होते हैं, जब एक दूसरे पर काट कटाक्ष और वाद विवाद होते हैं, तो ये तर्क बड़े खुल के सामने दिए जाते हैं कि भारत के अलावा और कहीं आरक्षण नहीं है, ठीक है। और 90% लाने वाला तो घर पे बैठा और 10% वाला नौकरी कर रहा है, तो वो कहाँ से ढूंढ लेगा कोरोना की दवाई। ये काफ़ी तर्क दिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अलावा भी कई जगह आंशिक रूप से आरक्षण का प्रावधान है। भारत के जितना आरक्षण कहीं नहीं है। उसका कारण है कि भारत के अलावा जाति प्रथा भी तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो जिस जाति प्रथा के टॉपिक पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अलावा जो आरक्षण है बाहर, उस आरक्षण को कहा जाता है अफर्मेटिव एक्शन।
अफर्मेटिव एक्शन मतलब वर्ग और नस्ल भेद, मतलब एक पूरा वर्ग, वहाँ जाति व्यवस्था नहीं, पूरा वर्ग और नस्ल भेद अगर हो रहा है कहीं पर, किसी पूरे वर्ग को ही पिछड़ा माना गया तो उन्हें आगे लाने के लिए आंशिक रूप से आरक्षण है। और ये अफर्मेटिव आरक्षण यूएसए में है, इजराइल में है, न्यूजीलैंड में भी ये आरक्षण, माओरिस वहाँ की कोई जनजाति है संभवतः, मुझे पूरा जानकारी, माओरिस और पॉलिनेशियन लोग हैं वहाँ के, उन लोगों के लिए अफर्मेटिव एक्शन आरक्षण का प्रावधान न्यूजीलैंड में भी है, ठीक है। और इसके अलावा जापान में एक बुराकुमिन लोग हैं, उन लोगों के लिए भी आंशिक रूप से आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो आरक्षण है कई जगह है, तो लेकिन भारत में बहुत विस्तृत रूप से, बड़े रूप से, ठीक है। ये तो आरक्षण का जो मैंने आपको जो ब्रीफ इतिहास था मैंने आपको वो बताया। अब वर्तमान में ये मुद्दा क्यों लाने का कारण रहा, क्यों लाया गया, उसके कुछ रीजन ये थे कि एक तो मेरे एक दो मित्र हैं, और जिसमें से मेरे परम मित्र दशरथ सिंह जी राजपुरोहित ने उस दिन डिमांड भी की थी आप आरक्षण के ऊपर मुद्दा लाइए। और इसके अलावा वर्तमान में कुछ निर्णय आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, कुछ प्रावधान ऐसे हुए हैं जिससे लगता है कि अब आरक्षण के ऊपर वापस न कुछ समीक्षा होगी या कुछ न कुछ किया जाएगा। तो उसमें एक निर्णय तो है उत्तराखंड सरकार का। उत्तराखंड सरकार ने जो वहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी और एसटी को जो प्रमोशन में आरक्षण वहाँ पर पहले लागू था, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। उत्तराखंड सरकार ने उसको भाई के भविष्य में हम प्रमोशन में आरक्षण नहीं देंगे। तो जब ये मामला कोर्ट में गया तो इलाहाबाद कोर्ट ने जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट लगता है, उसने उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को रद्द कर दिया कि भाई आपने जो ये निर्णय लिया है, आप एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे रहे हो, इसे रद्द किया जाता है, आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो उत्तराखंड सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि प्रमोशन में आरक्षण देना या नहीं देना ये राज्य के स्वयं के विवेक पर निर्भर है। राज्य ये तय करेगा कि अगर प्रतिनिधित्व संपूर्ण नहीं है तो वो आरक्षण दे, अन्यथा न दे, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय था। इस निर्णय की काफ़ी जगह आलोचना भी हुई कि भाई आप इसका मतलब आप धीरे धीरे, और इस सरकार के ऊपर ये कटाक्ष भी लगने लगे कि ये सरकार धीरे आरक्षण विरोधी है और धीरे धीरे हो सकता है आरक्षण को खत्म कर रही है। और उसके अलावा भी कई निर्णय आए और एक सबसे वर्तमान में भी एक बड़ा निर्णय आया। वो उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट में अरुण मिश्रा और 5 जजों की एक बेंच थी, उस बेंच ने 22/4/2020 को ये निर्णय दिया और कोई निर्णय दिया और निर्णय तो अलग था, उसके अलावा उन्होंने मौखिक टिप्पणी की। आज सुप्रीम कोर्ट के मान्यवर जज अगर किसी बात की मौखिक टिप्पणी करते हैं, वो मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो उन्होंने मौखिक टिप्पणी की। ये टिप्पणी उन्होंने की चेम्बरू लीला प्रसाद और बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के बाद में, और उन्होंने ये इस टिप्पणी में कहा कि अब भारत सरकार को और संपूर्ण भारत को और न्यायालयों सबको एक बार आरक्षण की समीक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि समीक्षा करने का उन्होंने कारण ये बताया कि जब 70 साल से आरक्षण का कोई अगर परिवार फायदा ले रहे हैं और रेगुलर वही फायदा ले रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं कि उनका उत्थान नहीं हो रहा है, जिन्हें आरक्षण मिला 70 साल से और 70 साल में भी अगर उनका विकास नहीं हो पाया है तो कहाँ कमियां हैं, क्यों नहीं हो पाया है, तो हमें उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। और ये टिप्पणी जब आई तो ये वापस मामला काफ़ी रूप से टीवी पर, अखबारों में, सब जगह छाया रहा, ठीक है। और इनके अलावा भी कई पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है, चाहे वो एससी वर्ग में हो, चाहे एसटी वर्ग में हो, चाहे ओबीसी वर्ग में हो, वे जातियां भी कई बार अपनी मांग उठा चुकी है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आरक्षण का लाभ केवल पर्टिकुलर कुछ लोगों को मिल रहा है, एक पर्टिकुलर सीमित क्षेत्र के लोगों तक ही ये सीमित रह चुका है। और इसके अलावा जो कई संगठन बने हुए हैं, जो आरक्षण विरोधी संगठन है, वो भी कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए। ये भारत में वो इसे अच्छा नहीं मानते, ठीक है। और ये बात अलग है कि जब 10% अभी आरक्षण जब आर्थिक आधार पर दिया गया तो जो संगठन में सबसे जोर से आवाज़ उठाने वाले लोग थे वही सबसे पहले अपना फार्म भरवाने के चक्रों में खड़े थे। ये एक अलग मुद्दा है। तो इन सभी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं भारतीय कुछ जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर। भारत की जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था या भारतीय जटिल जाति व्यवस्था जिसे कह सकते हैं, ये केवल भारत में ही विद्यमान,
जाति प्रथा का ऐसा जटिल जाल, ऐसा जटिल प्रारूप केवल भारत में ही है। ठीक है, और उसका कारण है कि वर्ण व्यवस्था हमारे सनातन संस्कृति की देन है। हमारे ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का क्या कहते हैं, ब्राह्मण प्रकट हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय हुए हैं, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र हुए हैं। ठीक है, लेकिन प्रारंभ में ये वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जिसका जो कार्य है वो उसी वर्ण का माना जाता था। कर्म से आदमी अपनी वर्ण व्यवस्था को चेंज कर सकता था, बदल सकता था। लेकिन धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था जटिल होती गई, और जटिल होते होते वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित होगी। और जाति व्यवस्था जन्म आधारित है, कर्म आधारित नहीं है। आपने जिस जाति में जन्म लिया है, आप कितने भी कैसे भी कर्म कर ले, आप उसी जाति से संबंधित रहेंगे। और इस जाति व्यवस्था के कारण ही ऊंच नीच छुआछूत का आधार है। तो ये जाति व्यवस्था ही हमारे ऊंच नीच, हमारे समाज में फैले हुए ऊंच नीच और छुआछूत का आधार है। क्योंकि हम ये देखकर किसी से छुआछूत नहीं करते, हम ये देखकर किसी से सामाजिक भेदभाव नहीं करते हैं कि वो गरीब है या वो अमीर है, या हम ये देखकर किसी से पास किसी से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाते, अच्छा ये तो अमीर है। हमारे भेदभाव का आधार जाति प्रथा है। अगर वो एससी से है, जैसे वो मेघवाल है, वो हरिजन है, तो हम उनसे थोड़ी सी दूरियाँ रखना पसंद करते हैं। ठीक है, वो किसी और ऊंची कम्युनिटी से है, तो हम उनके साथ भेदभाव नहीं करते, हम उनके साथ छुआछूत नहीं करते। ये हमारी एक सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था का सबसे गंदा पहलू है। ठीक है ना, और जिसके निवारण के लिए संविधान में भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं। अब अपन बात करते हैं कि क्यों हमारे भारत में SC ST को आरक्षण जरूरी है। कि जब 70 साल हो गए हैं, इतने साल होने के बाद अगर उन्होंने काफ़ी अपना उत्थान कर दिया है, हम भी कई बार ये चर्चा करते हैं कि इन्होंने को बहुत उत्थान कर दिया है ना, अब तो ये बराबरी में आ गए हैं, इनके आरक्षण की कहाँ ज़रूरत है, ये तो बड़े बड़े पदों पर चले गए हैं। तो उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहला तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 70 साल दिए गए, इन्हें आरक्षण दिए हुए। ठीक है, और हम कहते हैं ये पूर्ण विकसित हो गए, समाज के सभी वर्गों और जातियों के बराबर आ गए। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि हमारे समाज में छुआछूत मिट गया है क्या? हमारे समाज में छुआछूत नहीं है अभी भी? अगर छुआछूत आज भी जारी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 70 साल से इनका विकास हो गया है और 70 साल से हमने अपने को बदल दिया है? ठीक है ना, और आज भी छुआछूत का, मैं पहले ही बता चुका हूं, छुआछूत का एकमात्र आधार जाति है। छुआछूत का एकमात्र आधार जाति है। हाँ, सिटी में कोई रह रहे हैं या बड़े शहरों में पढ़ने वाले कोई लड़के हैं जो आपस में रहते हैं, चाहे ऊंची जाति का हो नीची जाति को, इन कुछ उदाहरणों के अलावा, ठीक है ना, आप बता दो किसी बड़ी जाति वाले में या किसी OBC या जनरल वर्ग की जाति वाले जो घर है, उनके घरों में, आप अपने घरों की रसोइयों में किसी SC ST वाले को जाने देते हो? नहीं जाने देते हम। ये वास्तविकता। किसी चीज के बारे में कुछ भी कहना, कुतर्क देना आसान है, लेकिन वास्तविकता ये है, हम आज भी अपने घरों की रसोइयों में किसी मेघवाल को, किसी हरिजन को नहीं जाने देते। हम आज भी उनके साथ भेदभाव करते हैं। हम भेदभाव वहां नहीं करते जहां कोई नहीं देख रहा होता है। आप सभी गांव के हो, आप सभी गांव में अच्छे गांवों से रहने वाले हो, अच्छे गांवों में बिलोंग करने वाले हो, अच्छे घरों से बिलोंग करने वाले हो। आप बता दो, आपके घर में आपके पिताजी बैठे हैं, माताजी बैठे हैं, और आप अपने दोस्त को बुलाओ और कहो, माताजी ये मेघवाल है या ये हरिजन है, मैं इसके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। फिर आपके माँ बाप आपको क्या जवाब देते हैं? तो कहाँ छुआछूत खत्म हुआ है? कहाँ वो ऊंच नीच खत्म हुई है जिसके लिए संविधान में बाद में आरक्षण की व्यवस्था की गई? ठीक है, और सभी अपने देखते हैं अपने गांवों में सभा भवन बने हुए होते हैं, कोठड़ियाँ जिसे कहते हैं वो बनी हुई होती है। आज भी देखते हैं जहाँ उसमें 3-4 आदमी अपने बैठे होते हैं, मौजूद होते हैं, और कोई SC ST का आता है, वो आके नीचे बैठता है। चाहे चारपाई पड़ी हो, चाहे दरी बिछी हुई, वो नहीं बैठता है, वो नीचे बैठता है। तो कहाँ सामाजिक बराबरी आ गई? ये तो वो की वो चीज़ है जो आज से 70 साल पहले चली आ रही थी, अब भी चली आ रही है। ठीक है, अब हम हमारे गांवों की तरफ देखते हैं। गांवों की तरफ देखते हैं तो वर्तमान में सरपंच जो चुनाव होते हैं उसमें भी आरक्षण पद्धति लागू की गई है। अब आप मुझे एक बात बताइए
जहां पर SC ST की सीट रिजर्व नहीं है, आप सभी गांवों से बिलोंग करते हो, खुद देख लेना, ये खुद आकलन करना, उसके बाद मुझे बताना। जहां SC ST की सीट रिजर्व नहीं है, वहां के कुछ उदाहरणों को छोड़ दो, वो भी उदाहरण वैसे जहां SC ST का बाहुल्य होगा, जो आधा या आधे से ज्यादा उनके वोट होंगे, उनको छोड़ दो। आपके गांव में कितने मेघवाल सरपंच है, कितने हरिजन सरपंच है, कितने भील सरपंच है, बताइए मुझे। जहां सीट आरक्षित है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस सीट की बात कर रहा हूं जो आरक्षित नहीं है। वहां पर कितने मेघवाल खड़े होते हैं, कितने भील खड़े होते हैं, और कितनों को आप जिताते हो, वोट देते हो कि नहीं अब आप करो हमारा प्रतिनिधित्व, क्योंकि सब बराबर है। जब समाज में सामाजिक बराबरपन आ गया है तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है, जो रिजर्व सीट है उनको छोड़ दे तो कुछ विरले उदाहरण ही मिलते हैं जहां पर कोई मेघवाल सरपंच है, जहां कोई SC ST का सरपंच है, ठीक है। और बाकी छोड़ो ना, बिना रिजर्वेशन की कितनी सीटों पर SC के ST के MLA MP है, बाकी तो आप छोड़ दो। अब बड़े लेवल की बात करें तो कितनी सीटों पर जो बिना रिजर्वेशन की वहाँ MLA MP खड़े हुए और जीते हैं, और जिनको खड़ा किया है सरकारों ने किया है, सरकारें भी नहीं करती। आप और हम तो कहाँ से इस भेदभाव को मिटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब सबके ज़मीनें हैं, सब खेती बाड़ी वाले हो, सब चीज़ हो, बेरे होंगे, आपके ट्यूबवेल होंगे, ठीक है ना, फार्म हाउस होंगे, तो एक बार आकलन करो। आपके नहीं है तो पड़ोस के ज़मीन है, उनका आकलन करो। उनके वहाँ खेतों पर जो हाड़ी है, जो खेतों पर कृषक है, वो किस वर्ग से आते हैं, SC ST से आते हैं या वो जनरल वर्ग से आते हैं। हम अपने को कृषक मानते हैं, हम तो भाई किसान हैं, हम किसान हैं क्योंकि हमारे पास जमीन है, ठीक है ना। आज भी हमारी जमीनों को खेती करते हैं SC ST वाले, आज ही हमारे बेरों पर हाड़ी है SC ST वाले। मैं कोई अपवादों को छोड़ दो, मैं बात कर रहा हूं वो चीज जो 70% 80% से अधिक होगी, ठीक है ना। हो सकता है 10% OBC वाले भी कहीं होंगे, ठीक है ना। कोई जनरल वर्ग वाले अपना खेत ही खुद ही अपने खेत की देखभाल कर रहे होंगे, उनके हाड़ी नहीं होगा, वो बात नहीं है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं एक बड़े रूप की, ठीक है ना। तो आप खुद देख लो, अपने चारों तरफ देख लो इस चीज को, ठीक है। उसके अलावा घरों में झाड़ू पोछा करने वाले, सिटियों में जो ऑफिस है उन ऑफिसों में झाड़ू पोछा करने वाले, स्कूलों में चपरासी, प्राइवेट ऑफिसों में लगे हुए प्यून, लोगों के घरों में जो खाना बनाने वो जो पहुंचाने आते हैं, ठेला चलाते हैं, ठीक है ना। ये 80 से 90% तक SC ST वाले, ठीक है। तो कहां से हो गया इनका विकास? नहीं बताइए, कहां से हो गया इनका विकास? दुकानों पर, होटलों पर, और सबसे बड़ी बात, कहीं रोड बन रही है, कहीं किसी का मकान बन रहा है, उन मजदूरों से जाकर पूछिए आप किस वर्ग से संबंधित हो, आपको 95% केवल SC ST सुनने को मिलेगा। तो कहां से उनका विकास हुआ? जहां देखे वहां निम्न तबका, तो अभी भी निम्न तबका ही नजर आ रहा है। और फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं था ना, चलो इतने दिन तो आपको लगता था कि यार इतना थोड़ी है, अभी तो सबने टीवियों पर देखा होगा, सबने समाचारों में सुना होगा, मजदूर जो पलायन कर रहे थे वो यही SC ST वर्ग है, जो रोजी रोटी के लिए कहीं जाता है, रोजी रोटी के लिए कहीं जाता है। अब इनका कितना विकास हो गया है, ठीक है ना। अब तो लगा होगा हमें कितने मजदूर, और फिर हम कहेंगे कि नहीं मजदूर क्या है, हमारे OBC और जनरल वर्ग वाले भी तो प्रवासी है। वो प्रवासी वहां ठेकेदार है, वो प्रवासी वहां खुद की दुकानें चलाते हैं। मान लिया उन्होंने मेहनत की है, उनकी मेहनत को सलाम है, ठीक है ना। लेकिन जितनी बातें हो रही हैं उतना इन वर्गों का उत्थान नहीं हुआ है, ठीक है ना। जो हम ये कहें कि इनका बहुत उत्थान हो गया और हमें भारत से आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। और रही बात आप ST की, तो अगर कोई उदयपुर गया हो, कोई अरावली की तरफ गया हो, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर ST के लोग बसे हैं, माउंट आबू के जो गिरु शिखर उसके नीचे कई ST के छोटे छोटे गांव हैं, वो केवल 5 किलो छोटे आम बेचने के लिए 10-10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर आते हैं। ये उनकी हाल है। वहां अभी भी निरक्षरता, अभी भी इतना आर्थिक और पिछड़ापन है कि हम कह नहीं सकते। गरासिया, वो गमेती, आप उनको देखो, आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यार विकास तो बहुत दूर की बात है।
ठीक है ना। यहाँ तो कम से कम फिर आप महसूस करोगे यहाँ तो 200 साल तक आरक्षण देने की आवश्यकता है, लेकिन हम सोचना ही नहीं चाहते इन चीजों के बारे में, और न ही सरकार इन चीजों के बारे में इतना सोचना चाहती है, क्योंकि उन्हें तो अपनी रोटियां सेकनी होती है, ठीक है ना। और दूर क्यों जाते, अपने पास के भीलों को देख लो, अपने पास के जोगियों को देख लो, उनकी हालत देख लो आप, उनको देखो और फिर खुद के दिल से पूछोगे क्या हमें इन्हें आरक्षण और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। और फिर एक बात आती है, कई लोग, जो मैंने पहले भी आपको एक चीज थोड़ी सी बताई थी कि फेसबुक पर कई बार ये आता है, वर्तमान में कोरोना का समय तो चल ही रहा था, जिसमें लिखते हैं कि एक 90% लाने वाले तो घर पे बैठे हैं, अब जो 30% ला के नौकरी लगे हैं उनको कह दीजिए कि आप बना लें कोरोना की दवाई। मतलब एक ये मिथक चलता है कि जो आरक्षण से लगे हुए हैं उनकी कार्य कुशलता अनारक्षित वर्ग से कम होती है। तो मैं इस चीज को 100% नकारता हूं, मैं आपके इन विचारों से कतई सहमत नहीं। मैं क्या हूं इस चीज में, तो कई सर्वे हुए हैं, मैं नहीं, सर्वे हुए हैं इस चीज में, कई सर्वे भी हुए। और देखो, और सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जो परीक्षा प्रणाली है, आप इस चीज को समझो, ठीक है, बिना समझे उलूल जुलूल के जवाब मत दिया करो। आप समझो, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, जो परीक्षा प्रणाली है, वो परीक्षा प्रणाली प्रैक्टिकल आधारित बहुत कम है। वो परीक्षा प्रणाली ऐसी है कि मैं अगर पटवारी का एग्जाम दिया मैंने, तो पटवारी को क्या करना होता है, पटवारी को क्या करना चाहिए, इसके बाबत उस एग्जाम में बहुत ही मतलब न के बराबर क्वेश्चन आते हैं। पटवारी को क्या करना है वो मैं एग्जाम देने के बाद, जब मेरा कार्य क्षेत्र आएगा, एग्जाम देने के बाद मैं सीखूंगा, मुझे सिखाया जाएगा, ठीक है ना। व्यवहारिक रूप से सिखाया जाएगा कि आपको ये काम करने, तो जो 4 महीने की जो ट्रेनिंग होती है उसमें, तो उस ट्रेनिंग में तो SC/ST का भी सीख जाएगा, क्यों नहीं सीखेगा वो, पहली बात। और ये कहिए डॉक्टरी के एग्जाम में होता है, उसके बाद क्योंकि 5 साल बाद उनका वो ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें वो सारा कोर्स होता है, वो सारा सीखते हैं। ये का एक इंजीनियरिंग में भी होता है, आप एग्जाम पास करिए, एग्जाम पास करने के बाद आपको फिर वो जो सिखाया जाएगा वो एज ए ट्रेनिंग होगी। ये बीएड में होता है, टीचर के लिए होता है, आप पहले बीएड का एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद आप बीएड करेंगे तो आप क्लासों में जाओगे, इंटर्नशिप करोगे, लेसन बनाओगे, उस प्रक्रिया में आप सीखोगे कि स्कूल में पढ़ाना कैसे होता है, ठीक है। और उसके अलावा भाई IAS में भी देख लो, आप पटवारी से लेकर IAS तक देख लो, जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में फील्ड वर्क से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आपका ज्ञान रखा जाता है, आप में है, अच्छी बात है। फिर आप आने के बाद आप जब कार्य क्षेत्र में आते हैं तो आपके ट्रेनिंग होती है, आपको उस परिपक्व बनाया जाता है, आप फील्ड में काम कर सको और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सको। तो फील्ड में आने के बाद कुछ प्रयासों के बाद SC/ST वाले भी सीख जाते हैं, ठीक है। और अश्विनी देशपांडे और टॉमस वेस्कोफट, ये विद्वान हुए, उन्होंने इस चीज के ऊपर सर्वे किया। जब आरक्षण की व्यवस्था इतनी जटिल होती है, सब चीज होती है, तो ये चीजें विदेशों में हमारी बातें जाती है, तो उन्होंने एक सर्वे किया रेलवे विभाग में। उन्होंने रेलवे विभाग के A और B ग्रेड के जो अधिकारी थे उनके ऊपर सर्वे किया, और सर्वे में उन्होंने पाया कि A और B ग्रेड में जो आरक्षित वर्ग से लगे हुए हैं उनकी कार्य कुशलता बेहतर है। हम ये चीज नहीं कह सकते कि जो आरक्षित वर्ग से लगा होता है उसकी कार्य कुशलता बेहतर नहीं हो सकती, ठीक है। और आप दूर मत देखा करो, आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, आप अपने आस पड़ोस में देखोगे तो आप खुद पाओगे कई आरक्षित वर्ग के, कई SC/ST वर्ग के जो सरकारी नौकरियों में है वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। मैं बाड़मेर का उदाहरण देता हूँ, बाड़मेर में डॉक्टर BL मसूरिया है, ठीक है, SC वर्ग से, चर्म रोग विशेषज्ञ, इतने बढ़िया डॉक्टर है कि जोधपुर के लोग उनसे इलाज करवाने के लिए आते, जयपुर के कई लोग उनसे इलाज करवाने के लिए आते। अब वो उनकी कार्य कुशलता कैसे कम होगी, ठीक है। और इसके अलावा एक डॉक्टर राकेश पन्नू है, ठीक है ना, वो मेरे गांव गडरा रोड की है, बहुत बेहतरीन डॉक्टरों में से शुमार है, ठीक है। और कई ऐसे अध्यापक होंगे जिनसे आप लोग पढ़े भी होंगे जो SC/ST वर्ग से संबंधित, लेकिन वर्ग से संबंधित होने के बावजूद भी उनके जैसा अध्यापन कार्य कोई बिरला ही टीचर करवाता होगा,
अब देखिए अपने चारों तरफ, हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी कार्यकुशलता में कमी है। ठीक है ना, हमारे एक रमेश कुमार जी सेजू जो वर्तमान में इंग्लिश के लेक्चरर है, उनके जैसा अध्यापन कार्य मुश्किल ही कोई करवाता होगा, इतना ज्ञान है उनको। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कार्यकुशलता में कहीं कमी है। ठीक है ना, ये हम आरोप उनके ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो और कई प्रशासनिक अधिकारी, जैसे वर्तमान में मैं वो नाम भूल गया, जो फर्स्ट रैंक आए थे महिला आईपीएस, जो भीलवाड़ा में अभी एसडीओ के पद पर कार्यरत है, ट्रेनी आईएएस है, और उन्होंने इस कोरोना में बहुत अच्छा बेहतरीन अपना प्रयास किया है और सबके सामने एक उदाहरण पेश किया एससी वर्ग से होने के बावजूद। तो कई चीज़ें हैं जो चीज़ें हमें इतनी भर दी गई है, और मुख्य रूप से सोशल मीडिया ने, हम उस चीज़ के बारे में बाहर जाकर कुछ समझना ही नहीं चाहते। ठीक है, और इसलिए मैं इस आरक्षण व्यवस्था जो एससी एसटी वाली, इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत में अभी कई सालों तक इस आरक्षण की आवश्यकता है, और कई सालों का तब तक तो है जब तक हमारी जाति व्यवस्था के कारण हम ऊंच नीच और छुआछूत और इस भेदभाव को समाप्त नहीं कर लेते। कई लोग कहेंगे कि जाति व्यवस्था गलत नहीं है, मैं भी नहीं मानता हूं जाति व्यवस्था गलत नहीं है। जाति व्यवस्था ने कुछ अच्छे लक्षण भी होते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक चीज में गुण है तो अवगुण भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा अवगुण है छुआछूत, सबसे बड़ा अवगुण है सामाजिक भेदभाव। आप इन्हें दूर कर दीजिए, ठीक है, इन्हें आप समाप्त कर दीजिए तो आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाए। ठीक है, और फिर बात आती है कि भाई उच्च जातियों, क्योंकि जो पहले जब आरक्षण का आधार था वो तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से था, और वर्तमान में भाई कई लोग आगे भी बढ़ गए हैं। तो उच्च जातियों में जो पिछड़े लोग हैं, उच्च जातियों में जो गरीब लोग हैं, क्योंकि सभी तो ऊंची जातियों में भी सभी तो पैसे वाले नहीं होते हैं, सभी संपन्न नहीं होते हैं। तो कई ऐसे परिवार भी होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं, तो उन्हें आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए, ये बात भी बहुत जोर शोर से उठती है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखो कहानी क्या, ये सच्चाई है, मेरे खुद के साथ घटित हुई। मैं एक बार, काफ़ी समय पहले की बात है, 7-8 साल तो कम से कम हो ही गए। मैं एक बस में सफ़र कर रहा था बाड़मेर की तरफ, तो उसमें एक वृद्ध आदमी चढ़ा, बिल्कुल थका हुआ, कपड़े भी उसके बहुत ऐसे मतलब गरीब था बहुत दिखने में। तो बातों बात आई तो वो खड़ा था, तो किसी ने कह दिया कि भाई पूछा कि थे तो राजपूत हो। मुझे याद है ये चीज़, ठीक है ना, और मैं इस जाति का बहुत बड़ा प्रशंसक था। ठीक है ना, तो किसी ने कहा कि भाई थे तो राजपूत हो, तो फिर उस आदमी के वर्ड थे जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। ठीक है ना, उसने कहा खाल रही है राजपूत रही, अब केवल खाल है ना, ये चमड़ी राजपूत की रही। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो बहुत, एक हिसाब से देखें तो जो ये अगड़ी जातियाँ थी उनके साथ काफ़ी हद तक बुरा भी हुआ है, क्योंकि उनको बहुत कुछ खोना पड़ा है। तो उसने कहा कि खाल रही है राजपूत की। अब जब उनको देखते हैं तो हमें भी लगता है कि जो अगड़ी जातियाँ हैं, जो अनारक्षित वर्ग की जातियाँ हैं, उसमें भी आर्थिक रूप से आरक्षण आवश्यक है। हम नकार नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते जो एक तबका पीछे रह गया था उसको आगे बढ़ाओ, तो आगे जो तबका है उस आगे तबके में से कोई पीछे रह रहा है उसे क्यों छोड़ा जाए, उसे भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो वर्तमान में जो 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर इन अनारक्षित वर्ग की जातियों को दिया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, सही किया है, इसमें सरकार ने कोई गलत नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप जो एससी वर्ग और एसटी वर्ग को आरक्षण के ऊपर निंदनीय प्रहार करके उन्हें कम करने का प्रयास करिए कि उनको भी आपसे ज़्यादा जरूरत है। वो बहुत दबे हुए हैं, वो बहुत, अभी उन्हें ऊपर लाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो ये 10% आरक्षण है ना, इसके लिए कुछ चीज़ें सही होनी चाहिए। एक तो इसका वास्तविक मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि जब अगड़ी जातियों का आरक्षण मिलने वाला ये आया तो मैंने देखे खूब जमीनों के मालिक 5-5, 10-10 बेरे हैं, ठीक है ना, बढ़िया दुकानें हैं उनकी, जोरदार काम है, लेकिन वो भी आरक्षण वाला सर्टिफिकेट लेने के लिए लाइनों में लगे। ये आप अच्छा नहीं करें, ये आप अपने उन गरीब भाइयों का हक मारोगे जो अगड़ी जातियों से संबंधित है और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो दुनिया में कई काम ऐसे होते हैं जो हमें अपने मन के कर्तव्यों को देखकर करने पड़ते हैं।
ठीक है ना। और देखा हमने कि भाई अगड़ी जातियों में जगह जगह फॉर्म भरने की होड़ अभी लगी हुई थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में उनको खुद को सोचना चाहिए, कोई सोचवाने के लिए नहीं आएगा। आप पटवारी को, आप ग्राम सेवक को जो है 2 रुपये खिला के इधर उधर से झूठे मूठे सर्टिफिकेट बना बना के काम तो चला लोगे, लेकिन आप अपने भाइयों का, उन भाइयों का हक मार रहे हो जिनको वास्तविक रूप से इनकी आवश्यकता है। तो बस इसमें यही है, इसमें भ्रष्टाचार को कम किया जाए, अगड़ी जाति वाले आरक्षण में भ्रष्टाचार को सह नहीं दी जाए और वास्तविक लाभार्थी को इसका लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ठीक है। और फिर आता है कि भाई SC ST में भी, और जो एक ही परिवार है या एक ही क्षेत्र है या एक ही SC ST में एक ही पर्टिकुलर जाति है वो इसका लाभ उठा रही है आरक्षण का, केवल वही लाभान्वित हो रही है और बाकी वालों को कुछ नहीं मिल रहा है। इस कारण भी आरक्षण की लोग निंदा करते हैं, ठीक है ना। और कुछ जातियों का SC ST के अंदर जो पर्टिकुलर जातियाँ उनका उदाहरण भी देते हैं, ठीक है ना। तो और कहते हैं कि माँ तो प्रोफेसर है कॉलेज में, पिताजी IAS है और बेटा SC और ST का लाभ ले रहा है, ये भी सही नहीं है, किसी भी रूप में ये सही नहीं है। इसके लिए सरकार को दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ SC ST में भी क्रीमी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, मैं किसी एक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं वही चीज़ बात कहूँगा जो सही है, जो चीज़ देश के लिए हित करोगी, जो पूरे समाज के लिए हित करोगी, उसका यही है कि SC ST में भी क्रीमी लेयर सिस्टम को लागू करना चाहिए। इसके लिए सरकार को प्रयास करना पड़ेगा और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकार तक ये चीज़ पहुंचा सकेगा। आप भाई देखिए, आरक्षण जरूरी है, भारत के लिए जरूरी है, भारत की पिछड़ी जातियों के लिए जरूरी है, जो लोग पीछे रह गए उनके लिए जरूरी है, लेकिन आप SC ST में क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करिए, ठीक है ना। क्योंकि एक पिताजी IAS है, माँ प्रोफेसर है, उसके बेटे को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आप अरबों के बंगलों में रहकर SC का फॉर्म भरते हो, आप अरबों के बंगलों में रहकर SC ST के लिए 100 रुपये फीस कम करवा रहे हो, ये कहाँ उचित है, ये भी उचित नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, फिर लोगों को लगता है इससे तो क्या आरक्षण कभी समाप्त होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो एक प्रावधान जो मेरे को सबसे बेहतरीन लगता है, आप इस चीज को समझिएगा थोड़ा, वो है SC ST और OBC, या फिर जो ये अनारक्षित पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया, मतलब जिसे भी आरक्षण प्राप्त है, ठीक है, उसमें एक प्रावधान स्पष्ट रूप से कर दिया जाए कि कोई भी आरक्षण का लाभ लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन में एक ही सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ ले सकता है। वापिस सुनिएगा इस चीज को कि आरक्षण का लाभ लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी एक सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ ले सकता है, केवल एक सरकारी नौकरी। क्योंकि क्या होता है, मेरे गांव का जैसे कोई एक आज SC से संबंधित कोई मेघवा लड़का है, होशियार है, ब्रिलियंट है, वो सीधी बात है, SC में फॉर्म भरेगा, उसने पटवारी का एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन हो गया, उसने वो नौकरी छोड़ दी, वो नौकरी की और वापस एग्जाम दिया ग्राम सेवक का, उसमें सिलेक्शन हो गया, फिर वो नौकरी की, फिर वापस एग्जाम दिया टीचर का, उसमें सिलेक्शन हो गया, फिर थानेदार में एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया, SI में एग्जाम, कॉलेज लेक्चरर में दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया, IAS में दिया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया, और सब में वो लाभ ले रहा है अपने आरक्षण का। तो ये परिपाटी समाप्त होनी चाहिए। आपने पटवारी का एग्जाम दिया, आपने आरक्षण के तहत उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हुआ है SC के तहत, तो आप आगे अब आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। आपने एक नौकरी प्राप्त कर ली बस, ठीक है ना, या फिर आप सीधे IAS में, मतलब केवल सरकारी नौकरी में एक आरक्षण वर्ग के जो लोग हैं उनको केवल एक मौका देना चाहिए, ठीक है ना। एक बार आप, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे आर्थिक वर्ग से जो वर्तमान में पिछड़े जिन्हें 10% आरक्षण दिया गया, वो सबको केवल सरकार एक मौका दे। आप एक मौके से नौकरी प्राप्त कर लो, और अगर आपको नौकरी नहीं लगती तो आप वापस और ट्राई करो, उसमें आपको बिल्कुल लाभ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार किस आरक्षण के तहत नौकरी प्राप्त कर ली, फिर आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
ठीक है ना। तो ये कुछ प्रावधान है। एक तो ST SC में भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाए, SC ST और OBC वर्ग में या जो आरक्षित वर्ग है उनको केवल एक मौका दिया जाए, एक बार सरकारी नौकरी प्राप्त हो आरक्षण के तहत, ठीक है ना। दूसरी बार अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करते हो तो आपको उसमें आरक्षण नहीं दिया जाए, ये प्रावधान किया जाए। और उसके बाद ये अब मैं जो बता रहा हूँ वो प्रावधान मेरे खुद की जाति के लिए शायद बुरा होगा, कई लोग कहेंगे आप तो जाति विरोधी हो गए हो, लेकिन चाहे मैं आप मुझे जाति विरोधी कहें, लेकिन मैं सत्य जो चीज़ है जो मुझे सही लग रहा है मैं उसकी बात करूंगा। एक निश्चित समय सीमा बाद OBC आरक्षण का तो पुनरावलोकन होना चाहिए। आयोग ये देखे बिल्कुल निश्चित, चाहे आज इस सीमा को 10 साल कर दें, 12 साल कर दें, 15 साल के, मतलब कौन सी OBC जातियां हैं जिन्होंने आरक्षण का अच्छा लाभ उठा दिया है और अब उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो उनको फिर वापस OBC से बाहर निकाला जाए, ठीक है। और कोई ऐसी जाति हो जो बिल्कुल पिछड़ी थी उसको अगर हो सकता है वापस जोड़ने की जरूरत हो तो उन्हें जोड़ा जाए, ठीक है। इसमें कई लोग कहेंगे पहले वालों ने तो लाभ उठा लिया, हमें नहीं मिला है, तो ऐसे तो आप आरक्षण को 500 सालों तक चलने दीजिए, क्योंकि आज तो मैं लाभ उठा लूंगा, 500 साल बाद वाले को वो भी तो कहेगा ना हमें भी तो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। एक बार कोई समाज वर्ग ऊपर आ जाता है तो उन्हें ये पुनरावलोकन हो, ठीक है, तो उससे सभी को मौका मिलेगा। OBC में कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें पता ही नहीं है आरक्षण का, और कुछ जातियां जैसे चारण है, जाट है, ठीक है ना, ऐसी कई जातियां हैं जो इनका बहुत ज़्यादा फायदा उठा रही है, तो इससे जो बची हुई जातियां हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, और व्यवस्था है भी, लेकिन सरकार इसके ऊपर काम नहीं करती है क्योंकि उन्हें वोट बैंकों का डर रहता है। सबसे बड़ी बात तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्हें भी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी है कि सभी समुदायों को, जो हमारे भारत के जो समुदाय है, चाहे पिछड़ा समुदाय है चाहे अगड़ा समुदाय, सभी को शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र का विकास करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में वही सक्सेस है जो शिक्षित है, वही सक्सेस है जिसने शिक्षा में अच्छा मुकाम पाया, ठीक है ना। और हमें हमारे गांव के जो सरकारी स्कूल है उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आप उन स्कूलों में जाइए, वहाँ के अध्यापकों पर दबाव बनाइए कि भाई आप पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, ठीक है ना, ताकि ये उस दौड़ में शामिल हो सके कि जहाँ अगर आरक्षण कमजोर भी पड़े तो ये अपने आप का विकास कर सके, ठीक है। और मुख्य रूप से जो हमारे उधर क्षेत्र में हम देखते हैं तो जो मेघवाड़ों के गांव हैं उन्हें दबाव बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। कई ऐसे राजपूतों के भी गांव हैं जहाँ पर शिक्षा बहुत कम रूप में है, तो उन्हें भी स्कूलों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। मुसलमानों के गांव है जो शिक्षा से काफ़ी वंचित है, उन्हें भी अपने स्कूलों पर दबाव बनाना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, अच्छे अध्यापकों को उपलब्ध कराओ, संसाधन उपलब्ध कराओ, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और एक अच्छी बेहतरीन भावी पीढ़ी का निर्माण कर सकें। तो ये सारी आरक्षण की बातें थी जो मुझे आपने बताई, और इसमें जो मैंने आपको मेरी तरफ से जो कुछ थॉट भी दिए थे, तो आप सबके विचार स्वागत योग्य हैं। बस यही है कि कुतर्कों का प्रयोग न करें, अच्छे विचार दें, तर्क दें, आपके तर्कों का स्वागत करूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय माता जी।